दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है और हर चुनाव में यह नजर आता है। तो फिर 2024 दूर की गोटी है। विपक्ष चाहे एकजुट हो जाए, चाहे बिखरा रहे, चाहे मुद्दों के आसरे अपने अपने राज्य में अपनी राजनीतिक साधना वो करता चला जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी को पराजित नहीं कर सकता है। तो क्या राजनीतिक तौर पर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में एक ऐसा शख्स इस वक्त देश का प्रधानमंत्री है जिसके इर्द गिर्द ही समूची राजनीति घूमती है, समूचा गवर्नेंस घूमता है, और इस देश की राजनीतिक बिसात पर जब जब जिक्र चुनाव का होता है तो पता नहीं एक नए मॉडल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चमत्कारिक तौर पर चुनाव जीत कर दिखा देते हैं। जहां जीतते हैं ठसक के साथ जीतते हैं। तो क्या वाकई उनकी काट कोई नहीं? और 2024 में तो सोचिए ही नहीं। लेकिन क्या यह सब कुछ इतना अनुकूल है? जब सवाल इस देश के भीतर हो कि नीतीश कुमार साथ छोड़ गए, उद्धव ठाकरे साथ छोड़ गए, प्रकाश सिंह बादल साथ छोड़ गए, यानी जो पुराने लोग थे वह भी छोड़ गए, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। क्या ये वाकई इतने हुनरमंद हैं कि पार्टी के भीतर जोगी हो, गडकरी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, अपने तौर पर हर कोई अपनी राजनीति साधने के लिए क्या इस ताक में बैठा है कि बीजेपी में उसका प्रभाव कैसे बढ़े? और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिसात है जिसमें इन सब में से किसी की ताकत ना बढ़े, और ताकत बढ़े तो उनके इशारे पर बढ़े। क्या सब कुछ अनुकूल है? या फिर इस देश के भीतर के वह तमाम राज्य जहां पर छत्रपों की सरकार है, जहां पर छत्रप गठबंधन बीजेपी को मात दे देते हैं, क्या वहां पर भी जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो जादू नरेंद्र मोदी का ही चलता है? आइए आज इस बिसात की परतों को जरा खोलने की कोशिश की जाए, क्योंकि दो ही मॉडल इस दौर में हावी हुए हैं भारत की राजनीति पर, और दोनों मॉडल का मतलब यही है, सरकार बनेगी बीजेपी की, जीत चाहे किसी की भी हो। यह भी एक अद्भुत है कि राजनीतिक जीत अगर कांग्रेस की हो जाए तो भी सरकार गिराने की ताकत बीजेपी में है। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ना और बिखारना भी अपने तौर पर बीजेपी का हुनर है, और उस हुनर को साधे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्दे के पीछे से अपनी उंगलियां हिलाते हैं। तो क्या वाकई 2024 को लेकर नरेंद्र मोदी ही खुद को लेकर खड़े हैं और नरेंद्र मोदी की यही नीतियां उन्हें धराशायी कर सकती है? क्योंकि एक मॉडल है जहां विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, उस मॉडल से जुड़ा हुआ तत्व है कि पार्टी में सेंध लगा दीजिए और उसमें से किसी दूसरे नेता को खड़ा कर दीजिए, जैसा महाराष्ट्र में किया गया। और इसके बाद एक दूसरा मॉडल काम कर रहा है जो गुजरात के जरिए निकला है। गुजरात मॉडल कई मायनों में अद्भुत है, क्योंकि बीजेपी ने वहां लोगों की पता नहीं क्या सेवा की, वहां पर पुरानी सरकार को क्यों बदल दिया, नए नए चेहरे लेकर सामने आकर खड़े हो गए, और मॉडल ऐसा, मनचाही जीत मिली, शुरू में कह दिया 150 पार तो 150 पार हो गए। और इस दायरे के भीतर केजरीवाल सरीखे 40 लाख वोट के आसरे मानने लगे, उनकी रेवड़ियों को मान्यता मिल गई। लेकिन वही रेवड़ियां हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं चली? वहां के लोग क्यों नहीं मानते हैं? वही रेवड़ियां पंजाब में चल गई, वही रेवड़ियां हरियाणा में क्यों नहीं चली? सवाल है, क्या भारत की राजनीति दरअसल हुनरमंद प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कुछ इस तरीके से घुमड़ रही है जिसमें वो जैसा चाहते हैं वैसा होगा? और इसी का असर है कि बीजेपी के भीतर भी कद्दावर नेता हो या राज्यों के मुखिया हो, दो दो हाथ भी करेंगे और उन्हें ठिकाने भी लगाएंगे और उन्हें अपने ऊपर आश्रित भी करेंगे और बताएंगे भी कि तुम्हारी महत्ता कुछ भी नहीं। कद्दावर नेताओं की तादाद में क्या बीजेपी के भीतर कोई सुबुगाहट है? हमें लगता है कि आज इन तमाम पन्नों को इसलिए खोलिए कि मोदी को तो मोदी ही हराएंगे, और जब नारे बीजेपी के भीतर लगने लगे, जय जयकार होने लगे, तो इस जय जयकार का मतलब समझिए कि पार्टी कितनी कमजोर है और नेता कितना बड़ा है। पहले इस अंदाज को देखिए। गुजरात की जीत के बाद दिल्ली में जो नारे बीजेपी के सांसद लगा रहे थे, जरा सुनिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है,
जय जयकार के ये नारे इससे पहले किस नेता को लेकर लगे होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जी नहीं। एक लंबी कतार है नेताओं की, और उस नेताओं की कतार में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीजेपी के भीतर इन नारों का मतलब क्या है? ये गुजरात मॉडल दरअसल उस मॉडल से आगे की सोच है जिस मॉडल में विधायकों को खरीदा जाता था, विधायकों को तोड़ा जाता था, और राजनीतिक तौर पर बहुत साफ तौर से अगर 27 बरस की सत्ता के बाद भी 5 बरस के लिए जो सत्ता आए वो उन 27 बरस की ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आए, तो क्या यह संकेत और संदेश है भारत की राजनीति के लिए कि 2024 में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे क्योंकि गुजरात मॉडल ही काम करेगा? कांग्रेस चहकती रही कि आखिरी 1 घंटे में 40 लाख वोट कैसे पड़ गए। आम आदमी पार्टी चहकती रही कि हमको 40 लाख वोट मिल तो गए। कांग्रेस अपने आप पर बिखलती रही और बिखराती रही खुद को यह कहकर कि दरअसल विपक्ष के जितने वोट जोड़ दीजिए उसकी तुलना में मोदी मॉडल के वोट इतने ज्यादा कैसे हो सकते हैं। सवालों का दायरा बड़ा है, लेकिन भारत को क्या गुजरात मॉडल के आसरे सहेजने की कोशिश 2024 में होगी, या फिर इस देश के सामने जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से गुजरात के भीतर जो मुद्दे रेंग रहे थे, वो मुद्दे लोगों की महंगाई से जुड़े थे, बेरोजगारी से जुड़े थे, पेपर लीक से जुड़े थे, ध्रुवीकरण को लेकर जुड़े थे, रूल ऑफ लॉ कानून के राज से जुड़े थे, लेकिन सब धराशायी हो गए क्योंकि मोदी मॉडल की जीत गुजरात में होनी थी, हो गई। तो क्या 2024 में यही मॉडल इस देश में काम करेगा और 543 में से 400 से ज्यादा सीट एक झटके में बीजेपी के पास आ जाएगी? तो आज बात की शुरुआत तो बीजेपी के भीतर से ही की जाए। योगी बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अमित शाह गुजरात में पांव रख सकते हैं, लेकिन वह पांव उत्तर प्रदेश में रखें। गुजरात उनका हो सकता है, जीत वहां सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त करने की स्थिति में क्या वहां पर मुख्यमंत्री योगी अमित शाह को नहीं है? क्योंकि जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भीतर सियासी ठनाठनी है उसमें योगी अपने साम्राज्य को बरकरार रखना चाहते हैं, और उस साम्राज्य में ऑक्सीजन देने का काम राजनाथ सिंह तो नहीं कर रहे हैं। और राजनाथ सिंह और योगी अब क्या एक साथ हो चले हैं? यह पहला संदेश है उस राज्य का जिस राज्य में भारत के लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों पर बीजेपी खुद से टकराएगी, यानी अपनी ही रणनीति अपने ही खिलाफ जाएगी, क्योंकि जिस रणनीति में माहिर प्रधानमंत्री मोदी हैं वह तो हर किसी को चाहते हैं वह उन पर निर्भर हो जाए, और योगी ये चाहते नहीं हैं कि वह दिल्ली पर निर्भर हो जाए। अपने गवर्नेंस का तरीका है, अपनी धारा का तरीका है, और आरएसएस साथ खड़ी है, तो फिर डर किस बात का है? यह राजनीति 2024 में सेंध लगाएगी, क्योंकि यहां पर जिक्र अखिलेश और मायावती का करने की जरूरत नहीं है। इस राजनीति में विधानसभा चुनाव में सबने परख लिया कि सब एक साथ भी हो जाएं तो भी आप लोकसभा के किले में सेंध नहीं लगा सकते हैं। सेंध लगेगी तो बीजेपी से ही लगेगी, और सुगबुगाहट बीजेपी के भीतर से ही, उत्तर प्रदेश के भीतर अगर यह हो रही है तो यह संदेश काफी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश कुछ कमाल तो दिखाएगा। जहां पर नेताओं की ताकत बीजेपी के भीतर किसकी बड़ी होगी, यह भी संदेश जाएगा। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, 48 सीटें। 48 सीटों का मतलब है 80 सीट ये और 48 सीट ये, यानी 128, यानी लगभग 1/4 सीट तो इन्हीं दो राज्यों में हो जाती है। वहां पर नितिन गडकरी को जिस तरीके से दरकिनार किया गया है और देवेंद्र फडणवीस को एक प्यादे के तौर पर खड़ा किया गया कि 2024 में आपको हम दिल्ली ले आएंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस इस बात को नहीं जानते हैं कि वो ब्राह्मण हैं, और गडकरी नहीं जानते हैं वो भी ब्राह्मण हैं? और इस समय मोदी की राजनीतिक बिसात पर ओबीसी फिट बैठता है, और ओबीसी के दायरे में क्या शिंदे आते हैं या कल कोई और आएगा? इंतजार इसका इसलिए करना होगा क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर बीजेपी अपने बूते अगर चलती है तो वह 25% से ज्यादा वोट ले नहीं सकती है, क्योंकि शिवसेना जब साथ रहेगी तब यह 25% 40% तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा मुश्किल है। और शिवसेना अपने 16% को समेटे रखती है, और उसके समानांतर कांग्रेस और एनसीपी
इनके लगभग 32% हो जाते हैं। दोनों 16-16% के वोट बैंक अपने साथ भी रखते हैं। तो क्या यह दूसरा झटका है? क्योंकि शिंदे किसी रूप में बड़े कद के साथ खड़े होंगे नहीं। देवेंद्र फडणवीस अगर बीजेपी के भीतर खड़े होते हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। नितिन गडकरी क्या खामोश रहेंगे, जिनके ताल्लुकात महाराष्ट्र की राजनीति में हर नेता के साथ है? वो शिवसेना ही क्यों ना हो और वो एमएनएस ही क्यों ना हो, तो सेंध क्या महाराष्ट्र में भी लगेगी? और अपनी ही बिसात, जहां पे पिरामिड के टिप पर बैठा हुआ शख्स सबसे कद्दावर और लार्जर देन लाइफ के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को देखने की चाहत बीजेपी के भीतर समा दी गई है, उसमें सेंध महाराष्ट्र से भी लगेगी। अब सवाल यह है कि अगर वहां से लगेगी तो तीसरा सवाल मध्य प्रदेश का आएगा। मध्य प्रदेश के भीतर शिवराज सिंह चौहान भी जानते हैं सेंध तो लग सकती है, क्योंकि जिस गुजरात मॉडल के आश्रय मोदी ने अपने आप को खड़ा किया है, वो गुजरात मॉडल दरअसल 2024 का रिप्लिका है, जो बताने की ताकत रखता है कि दरअसल आप लोगों की कोई हैसियत नहीं है। तो क्या राजनीति में सब कुछ बोरिया बिस्तर समेटने की स्थिति में शिवराज सिंह चौहान आ जाएंगे? या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सोच रहे होंगे कि दरअसल किस राजनीति को साधना है? राज्य की राजनीति में जमीन खो दिए तो केंद्र में कुछ बचेगा नहीं। केंद्र की राजनीति में अगर अपनी जमी को मजबूत दिखाना है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में किसके साथ खड़े होंगे? क्या शिवराज सिंह चौहान के साथ खड़े हो जाएं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को ढाने के लिए तो कई नेताओं की कतार दिल्ली ने खड़ी कर दी है, जो गाहे बगाहे कुछ भी बोलने और कहने से चूकते नहीं है। तो क्या यहां पर भी लगभग जो सीट आती है वो एक झटके में बढ़कर 80 सीट, 48 सीट, 29 सीट, इसका मतलब बहुत साफ है कि एक झटके में 150 सीट तक की स्थिति उस दायरे में आकर खड़ी हो गई जहां बीजेपी ही तय कर रही है। या फिर इसके आगे हमें कर्नाटक की दिशा में जाना होगा, जहां असल परीक्षा होनी है कांग्रेस की, लेकिन दांव पर है बीजेपी। और बीजेपी के लिए कर्नाटक कितना महत्वपूर्ण है पूंजी के तौर पर और शायद उस राजनीति को साधने के तौर पर भी, जहां महाराष्ट्र के भीतर शिंदे ना होते तो दरवाजा नहीं खुलता और वहां येदियुरप्पा ना होते तो दरवाजा नहीं खुलता। तो येदियुरप्पा को भी ठिकाने लगाने की स्थिति में दिल्ली आ गई, तो येदियुरप्पा और उनके इर्द गिर्द की जो पूरी चौकड़ी है, क्या खामोश रहेगी या राजनीति साधेगी? अगर वो साधेगी तो ये सीटें 250 तक पहुंच जाती है, जहां पर स्थिति खुद से ही लड़ने की है। इस 250 सीटों के समानांतर 250 यानी लगभग 175-80 सीट के दायरे में जहां बीजेपी को खुद से लड़ना है, तब ऐसे में 3 सवाल और निकल कर आते हैं। पहला सवाल नीतीश कुमार से निकलता है। बिहार में बीजेपी अपने बूते बिना किसी क्षेत्रीय ताकत के चुनाव लड़ती है तो उसे कितनी सीटें मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी? क्योंकि बिहार की राजनीति उस जातीय समीकरण को कहीं ना कहीं एक ऐसे धागे में लपेटती है, जो धागा ना हो तो फिर सीट आपको नहीं मिलेगी, वोट के परसेंटेज आपके साथ जरूर आ जाएंगे। शायद इसीलिए एक वक्त पासवान का साथ, एक वक्त नीतीश कुमार का साथ, अब दोनों का साथ नहीं। तो क्या एक ऐसी स्थिति है बिहार की 40 सीटों को लेकर भी, यानी जो 250 सीट थी वो 225 तक झटके में पहुंच जाती है, ये बताने के लिए कि दरअसल मुश्किल तो है। इस मुश्किल हालात में आपको महाराष्ट्र का जिक्र हो चुका है, लेकिन वहां शिवसेना का छौंक आपको लगाना होगा, जो मोदी के प्रचार प्रसार में साथ खड़ा हुआ नहीं है। बहुत कम सीट है पंजाब की, लेकिन वह भी मायने रखती है, क्योंकि यह सीटें मिलाइएगा तो यह 260-72 तक पहुंच जाती है। यह बताने के लिए कि दरअसल जिन राज्यों के भीतर बीजेपी अपने रणनीतिक प्रयोग को करती रही, प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह के जरिए, नड्डा की खामोशी तो हर किसी के साथ रहती है जो ताकतवर होता है। यह हमने गडकरी के दौर में भी देखा और मौजूदा दौर में भी देख रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए नड्डा को भूल जाइए, वो चाहे बीजेपी के अध्यक्ष सही, लेकिन वो हामी भरते हैं, यानी उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को लेकर जो पार्टी के भीतर माना जाता है, उसके जरिए एक ताकत देते हैं उस बिसात को या उस छवि को, जिसको गढ़ने का प्रयास लगातार मोदी अपने लिए अपने तरीके से करते हैं, जिसमें कुछ छौंक अमित शाह का जरूर रहता है, लेकिन इसके अलावे किसी नेताओं की पहुंच और पकड़ आपको नजर आएगी नहीं।
तो राज्य दर राज्य जब आप चल रहे हैं तो इस परिस्थिति में गुजरात मॉडल एक झटके में आकर हर किसी से टकराता है। यानी एक तरफ बीजेपी का अपना राजनीतिक प्रयोग जो उसके अपने छत्रपों को खत्म करता है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का अपना राजनीतिक प्रयोग जो गुजरात में हारती हुई सत्ता को भी सबसे ज्यादा जीत के साथ लाकर खड़ा कर देता है। और चलती किसी की नहीं है, चलती सिर्फ एक ही शख्स है, वो नाम है नरेंद्र मोदी का। एक तरफ ये मॉडल, एक तरफ वो मॉडल। अब इसके समानांतर अगर ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है तो तीसरा मॉडल आता है विधायकों की खरीद फरोख्त का, जिसमें राजनीतिक सत्ता अपने अनुकूल बना लीजिए और इससे लोकसभा चुनाव में आपको लाभ मिलता है। अगर आप इसे परखेंगे तो याद कीजिए कर्नाटक में क्या हुआ था। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस जीती थी, वहां बीजेपी नहीं जीती थी। उस समय के परिणाम याद कीजिए, 2018 के 104 सीट आई थी बीजेपी की, यानी 112 सीट सत्ता में आने के लिए चाहिए, 104 सीट आई थी, 8 कम थी। कांग्रेस के पास 80 सीटें थी, जेडीएस के पास 37 सीटें थी। और यह सारी स्थिति धीरे धीरे बताती है कि नई परिस्थिति में जब परिवर्तन हुआ और जब खरीद फरोख्त हुई तो बीजेपी 119 पर पहुंच गई, कांग्रेस 80 से घटकर 69 यानी 69 पर आ गई, जेडीएस 37 से घटकर 30 पर आ गई। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज नहीं है, यह वह मॉडल है जो मॉडल गुजरात मॉडल से पहले राज्यों में अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए खेला गया, दिल्ली के जरिए खेला गया, किसी दूसरी राजनीतिक सत्ता ने नहीं खेला। और अगर वहां पर परसेंटेज ऑफ वोट भी देखिए तो बीजेपी अपने बूते 36, 37, 38%, इससे ज्यादा वोट नहीं ला सकती है। यानी एकजुटता अगर वहां हो जाए तो फिर मुश्किल होती है बीजेपी के लिए, और अगर एकजुटता ना हो तो इस 36-37% के भीतर एक साथ लगभग 5 से 7% वोट येदियुरप्पा के और उनके करीबियों के साथ चलता है। इसको आपने दरकिनार किया तो एक लिहाज से यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो प्रयोग विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी सत्ता बनाने को लेकर जिस मॉडल के तहत किया गया, क्या यह 2024 में जनता इसे समझ पाएगी? कर्नाटक के लोग उतने करप्ट नहीं है, कर्नाटक के लोग उस राजनीति से दूर दूर वास्ता रखते हैं जो कि उत्तर भारत में खेली जाती है। वो एक लिहाज से दक्षिण के राजनीतिक मिजाज में एक संभ्रांत सोच को लाना चाहता है, और संभ्रांत का मतलब यह होता है कि हम सत्ता में जिसको लाते हैं उसको अगर आप बदल देते हैं तो यह हमें ठीक नहीं लगता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जाइएगा तो यहां इसको खेला मानते हैं, उत्तर प्रदेश में भी खेला मानते हैं, जीत लिए तो जीत लिए, कभी इधर कभी उधर। लेकिन दक्षिण भारत में यह एक असंभव सी परिस्थिति है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ था, जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई थी, फिर याद कीजिए 2018 बीजेपी अपने बूते चुनाव लड़ती है तो 41% वोट लाती है, लेकिन 41% वोट के साथ उसकी जो संख्या थी वह कम रहती है, 109 रहती है। वहां पर 215 सीट चाहिए सत्ता में आने के लिए, जो कांग्रेस अपने बूते 114 लेकर आ जाती है। उसको एक ही सीट चाहिए, लेकिन एक झटके में तोड़ फोड़ शुरू होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री होती है, शिवराज सिंह चौहान के साथ एंट्री होती है, और एक झटके में 114 सीट घटकर 96 पर पहुंच जाती है और 109 सीट बढ़कर 130 पर पहुंच जाती है। परसेंटेज ऑफ वोट लगभग दोनों का बराबर। संदेश फिर यहां से निकलता है, शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव के भीतर 5% तक वोट अपने साथ रखने की ताकत रखते हैं। उन्हें साथ लेना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपनी सीट हारना चाहे रहा हो, लेकिन इस प्रक्रिया के भीतर जो ग्वालियर का इलाका है, जहां पे महाराज जी की अपनी राजनीतिक जमीन है, वहां पर वो प्रभावित तो कर देते हैं। तो एक एक चीज को अगर परखने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर आपके सामने गुजरात मॉडल आके खड़ा हो जाता है, जहां पर नारे लग रहे थे जो आपने सुने इससे पहले। तो क्या यह एक बिल्कुल नई परिस्थिति है? क्योंकि इसके बाद अगर आप महाराष्ट्र को भी देखिए तो महाराष्ट्र में 105 सीट बीजेपी ने जीती, कांग्रेस ने 44 सीट जीती थी, 56 सीट शिवसेना ने जीती थी, 54 सीट एनसीपी ने जीती थी। लेकिन एक झटके में जो शिवसेना की 56 सीट है वह टूट गई, उसके 16% वोट टूटे या नहीं टूटे, यह भी समझना होगा। यानी राजनीति का एक ऐसा मॉडल जिसको गुजरात के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश के सामने रखा है,
वो मॉडल काम करेगा या इस देश के भीतर के जो मुद्दे हैं वह भी कोई मायने रखेंगे या नहीं रखेंगे? चाहे वो विदेश नीति को मामला हो, चाहे पड़ोसियों को लेकर हो, चाहे चीन को लेकर हो, चाहे रशिया को लेकर हो। ध्यान दीजिए, एक ढुलमुल सी परिस्थिति उभरती है। यानी बार बार इस देश के विदेश मंत्री बहुत साफ कहते हैं, हम अपने घरेलू लाभ को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी घरेलू लाभ का जिक्र हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है, क्या चीनी फौज को लेकर और उनकी दखलंदाजी को लेकर पार्लियामेंट में बहस क्यों नहीं होती है? हमें लगता है कि आज इन बातों पर गौर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रक्षा मंत्री जब कहते हैं मामूली चोट सैनिकों को आई, और अगर बहस होगी तो कोई पूछेगा ना कि इलाज तब तवांग के बेस कैंप में ही क्यों नहीं हुआ, उनको एयरलिफ्ट करके 440 किलोमीटर दूर गुवाहाटी में लाने की क्यों जरूरत पड़ी, और बीते एक हफ्ते से वो क्यों अस्पताल में भर्ती हैं। अगर मामूली चोट आई, उनका कोई हेल्थ बुलेटिन आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे ना। और इतना ही नहीं, उस पूरी प्रक्रिया के भीतर आपकी जो रणनीति है राष्ट्रवाद के मद्देनजर सेना को लेकर, वह भी सवालों के दायरे में आएगी ना। ठीक उसी तरीके से जैसे आप महंगाई को लेकर आरबीआई को कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहते हैं, बचते हैं उससे। आप बेरोजगारी को लेकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ढहते हुए देखने की परिस्थिति पर खामोश रहना चाहते हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ढहना है, बैंकों की खस्ता हालत है, विदेश नीति का कुछ सवाल है, पड़ोसियों की आंख दिखाने की नीति है। ये सारे सवालों के बीच पार्लियामेंट दरअसल महत्वहीन हो गई। तो राजनीतिक तौर पर 2024 में जनता इस पार्लियामेंट को लेकर घृणा करे या ये सवाल खड़ा करे कि जिसको ताकत दे देते हैं वो दरअसल ताकत के साथ लोकतंत्र को ही खत्म कर देता है। और यही लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए 2024 के चुनाव परिणाम या चुनाव की रणनीति जनता खुद बनाने लगेगी, क्योंकि कोई विरोधी या विपक्षी पार्टी तो खड़ी होने की हैसियत नहीं रखती है, क्योंकि कद मोदी का है, नरेंद्र मोदी का कद है। तो उस कद के खिलाफ ही नरेंद्र मोदी ने एक अपने मॉडल को पेश कर दिया है। वो मॉडल क्या नरेंद्र मोदी के लार्जर देन लाइफ के तस्वीर से टकराएगा, चुनौती देगा? तस्वीर मौजूदा वक्त में कुछ ऐसी ही बन रही है। लोगों के भीतर सवाल गुजरात में भी है, जहां बीजेपी 150 सीट जीत गई। सवाल इस देश के भीतर भी है, प्रांत दर प्रांत है, बीजेपी के नेताओं के भीतर भी है। वहां से उठती आवाज उठ नहीं पाती है, यह भी है। और जो शुरू से यानी बचपन से जिन्होंने सदा वत्सले कहा है, यानी आरएसएस के स्वयंसेवक बनकर काम किया, उनके भीतर भी सवाल है। लोकतंत्र का ये मिजाज एक शख्स की ताकत के आगे कैसे नतमस्तक हो गया? क्या वो डामाडोल किया जा सकता है? या नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अलग थलग अकेले होकर चल रहे हैं, उसमें उनको सिर्फ सुनाई देता है जय जय मोदी, हर हर मोदी, और जो गुणगान हो रहा है वही सुनाई दे रहा है। तो यह ढोल 2024 के लिए खतरनाक तो नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।